जीओ में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूपी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। यदि आपकी डिमांड रही तो हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 है, जीतन की विविधता किसे कहते हैं अथवा नव विविधता से क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे नए विविधता या जीवन, यहाँ पे जीवन लिख लीजिएगा फिलहाल। जीवन की विविधता, इसको हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीव में पाए जाने वाले विभिन्न या आगम्यता को सीवन, यहाँ पे सीवन लिख दिया है, जीवन की विविधता या जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, जीव में पाए जाने वाली विभिन्न या विभिन्नता या अगम्यता जो होती है वो जीवन की विविधता या जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 इसमें है नहीं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पूछ रहा है कि वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्गीकी, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। यानी जो हमारा विज्ञान की ऐसी वह शाखा होती है वर्गीकी के अंतर्गत, हम उसमें देखते हैं जो जीवों का सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बड़े बड़े जीव होते हैं, इनके अंतर्गत जिस प्रकार के जीवों का वर्गीकरण किया गया है, कौन से वर्ग में कौन से प्राणी रहेंगे, ऐसे अध्ययन को हम बोलते हैं वर्गीकी कहते हैं, यानी इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विकासात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं। विकासात्मक वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएशनरी क्लासिफिकेशन। जो वर्गीकी विकास के आधार पर किया जाता है उसे विकासात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जो ध्यान में रखेंगे, जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो होता है वो विकास के आधार पर किया जाए उसे हम विकासात्मक वर्गीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कौन है, वैज्ञानिक नाम है उनका कैरोलिनियस। कैरोलिनियस जो है वो वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जगत मोरेना के उदाहरण दीजिए। जगत मोरेना का उदाहरण है जीवाणु, नीली शैवाल, हरी शैवाल। तो नीली हरी शैवाल और जीवाणु कहते हैं हमारे जगत मोरेना के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जगत प्रोटिस्टा के उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे जगत प्रोटिस्टा के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं, जंतु प्रोटिस्टा या जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे अमीबा और पैरामीशियम। जगत प्लांटी के उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे जगत प्लांटी के उदाहरण हैं शैवाल और आवृतबीजी पौधे। प्रश्न नंबर 9 है, जगत फंजाई के उदाहरण हैं। फंजाई मतलब कि आपके कवक होते हैं। तो इसमें आपके आ जाएंगे उदाहरण के तौर में जितने भी कवक होते हैं, सबसे मशरूम होता है, ये सब यहीं पर आ जाएंगे। फफूंदी है, मशरूम है, ये सब जगत फंजाई के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जगत एनीमिलिया के उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे जगत एनीमिलिया के उदाहरण सभी बहुकोशिकीय जंतु जैसे कि फीताकृमि, केचुआ आदि हैं। जितने भी बहुकोशिकीय हैं सभी जंतु किसमें आएंगे, जगत एनीमिलिया उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। एनीमिलिया के उदाहरण अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जितने भी बहुकोशिकीय हैं जिसमें आपको जैसे कि फीताकृमि है और केचुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, सर्वप्रथम नामकरण पद्धति किसने प्रारंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम नामकरण की पद्धति कैरोलस लिनियस ने की थी। कौन किया था फ्रेंड्स, उत्तर में जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम नाम का पद्धतिकरण का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण दीजिए। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे ब्रायोफाइटा का उदाहरण है मांस।
प्रश्न नंबर 13 है टेरिडोफाइटा के उदाहरण दीजिए। टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो उत्तर में लिखेंगे टेरिडोफाइटा का उदाहरण फर्न। फर्न जो मात्र होते हैं वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है अनावृत्तीय बीज के उदाहरण दीजिए। अनावृत्तीय बीज की अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत आते हैं पाइनस, साइकस, विलियम्स, सोनिया। प्रश्न नंबर 15 है आवृत्तीय बीजी के उदाहरण दीजिए। आवृत्तीय बीजी कौन कौन से होते हैं? तो आवृत्तीय बीज के उदाहरण के तौर पे आते हैं आम, सरसों, गेहूँ, ये सब क्या हमारे आवृत्तीय बीजी पौधे होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है एक बीजपत्री के उदाहरण दीजिए। एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एक बीजपत्री के अंतर्गत पेड़ पौधे जो हैं हमारे हैं मक्का है, गेहूँ है, जौ है, प्याज है, ये सब हमारे एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री के उदाहरण जिसमें जिनकी कि दो बीज आते हैं, एक बीज को तोड़ेंगे तो दो भागों में अलग होगा, जैसे दलहनी फसलें होती हैं। इसके अंतर्गत आपका चना है, सरसों है, मटर है, आम है, ये सब हमारे दो बीजपत्री के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 18 है अमीबा किस संघ का प्राणी है? उत्तर में लिखेंगे अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। कौन है? अमीबा। प्रश्न नंबर 19 है अमीबा के चलन अंग का नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे अमीबा के चलन अंग का नाम कूटपाद है। क्या है? कूटपाद है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 है अमीबा के चलन यानी गति किस अंग द्वारा होता है, अथवा कूटपाद द्वारा किस जंतु में चलन होता है? तो उत्तर में लिखेंगे अमीबा में चलन कूटपाद द्वारा होता है और इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके पूछ लिया है, दोनों का आंसर यहाँ पे दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है युगलिना किस संघ का प्राणी है? युगलिना की बात करते हैं तो युगलिना प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का या जगत का प्राणी है। प्रश्न नंबर 22 है युगलिना के चलन अंग का नाम बताइए। युगलिना के चलन अंग का नाम है फ्लैंजिला। फ्लैंजिला के द्वारा ये जो चलने का कार्य करती हैं युगलिना। और उसमें कौन सा था हमारा दोस्तों? अमीबा में। अमीबा में आपने देखा था वहाँ पे कूटपाद होते थे और इसमें क्या होता है? फ्लैंजिला होता है युगलिना में। प्रश्न नंबर 23 होता है युगलिना में चलन गति किस अंग द्वारा होता है, अथवा फ्लैंजिला द्वारा किस जंतु में चलन होता है? आपने भी देख लिया था। तो युगलिना में चलन फ्लैंजिला द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है सीलिया द्वारा गति किस जंतु में होता है, अथवा पैरामीशियम किस अंग के द्वारा गति करते हैं? आपको ये तीन चीज़ याद रखना है। अमीबा में किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद होता है, ठीक है। युगलिना में किसके द्वारा होता है चलन अंग? तो इसमें होता है फ्लैंजिला याद करेंगे। और एक आपका पैरामीशियम होता है। ये सब क्या है? एक कशेरुकी जंतु होते हैं, यानी इसमें एक कोशिका ही पाई जाती है। और पैरामीशियम में पाया जाता है सीलिया। क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। युगलिना में पाया जाता है आपके फ्लैंजिला और पैरामीशियम में पाया जाता है सीलिया। ये तीन नाम के तीन अंग होते हैं जिनके माध्यम से ये जो एक कशेरुकी जंतु हैं ये गमन करते हैं, गति करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है संघ मोलस्का के जंतुओं के उदाहरण दीजिए। मोलस्का की बात करते हैं। संघ मोलस्का में दो जंतु के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे संघ मोलस्का के जंतुओं का नाम है पाइला, यूनियो, सीप जिसको कहते हैं, और ऑक्टोपस। ये सब हमारे क्या हैं? संघ मोलस्का जंतु के उदाहरण हैं। ऑक्टोपस है हमारा जो सीप होता है जिसको हम यूनियो कहते हैं, और पाइला जिसको हम स्नेल या पाइल ये सब होते हैं। ये सब मोलस्का जंतु के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है संघ इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख जंतुओं के नाम लिखिए। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आपके आ जाते हैं स्टारफिश है, सी अराचिन, सी कुकुम्बर। सी अराचिन और सी कुकुम्बर तथा स्टारफिश हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? संघ इकाइनोडर्मा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है स्टारफिश के चलन किस संघ द्वारा होता है? नाम बताइए। स्टारफिश में चलन नाल पादों द्वारा होता है, यानी कि इसमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्यूब फीट पाए जाते हैं। इनके माध्यम से जो स्टारफिश होते हैं चलन करते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं। 28 का क्वेश्चन है
मत्स्य वर्ग के जंतुओं के नाम लिखिए। मत्स्य वर्ग के जंतुओं का नाम है शार्क, रोहू जिसको हम लोबियो के नाम से जानते हैं, समुद्री घोड़ा जिसको हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं। शार्क हो गए, रोहू हो गया जिसको हम लेबियो के नाम से जानते हैं, समुद्री घोड़ा जिसको हम हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। ये सब हमारे मत्स्य वर्ग के जंतुओं के नाम हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के नाम लिखिए। एम्फीबिया की बात करते हैं, इसके अंतर्गत हमारे आते हैं जो उभयचर होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबिया। तो उभयचर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मेढक है, टोड है और आपका क्रोकोडाइल्स हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, पक्षी वर्ग के उदाहरण दीजिए। पक्षी वर्ग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो पक्षी वर्ग में जंतुओं के नाम है जैसे मोर है, कबूतर है, मुर्गा है, ये सब क्या है? पक्षी है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कोट पास से गति कौन करता है। तो आपने इसको पढ़ ही लिया था, तो 3 को मैंने याद कराया था। ठीक है। अमीबा किससे करता है? कोट पास से करता है। ठीक। कॉकरोच अपने पैरों चलता है, केचुआ अपने त्वचा से चलता है और पैरामीशियम सीलिया के द्वारा चलता है। सीलिया याद कर लीजिएगा पैरामीशियम का। फ्लेंजिला किसका था दोस्तों? यूग्लिना का था। तो यूग्लिना आप याद कर लेंगे, फ्लेंजिला द्वारा चलता है। कूटपात किसका है? अमीबा का होता है। सीलिया किसका है? पैरामीशियम का है। केचुआ अपने त्वचा से और कॉकरोच पैरों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अमीबा। कूटपात से गति करने का कार्य कौन करता है? अमीबा। प्रश्न नंबर 2 है, श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन किस में पाया जाता है? पहला है मनुष्य में, दूसरा है हाइड्रा में, तीसरा है मेढक में या चौथा है पत्तियों में। तो दोस्तों हाइड्रा ऐसा होता है, अगर उसको हम बीच से काट देते हैं तो उससे एक और जीव का निर्माण हो जाता है, एक और पेड़ पौधे का निर्माण हो सकता है। यानी हाइड्रा को अगर बीच से काटते हैं तो 2 भागों में बंटने के बाद वो फिर से एक नए जीव को जन्म दे देता है। इसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न वर्ग का प्राणी है। अमीबा निम्न वर्ग का प्राणी है। किस वर्ग का प्राणी है? पहला है पोरीफेरा संघ का, दूसरा है सिलेंटेरेटा वर्ग का, दूसरा है प्रोटोजोआ वर्ग का और प्लेंटी हेलमिन्थीस वर्ग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ। जो हमारा अमीबा होता है किस संघ का प्राणी होता है? वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ का कौन सा जंतु है? पहला है बिच्छू, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है ऑक्टोपस, चौथा है केचुआ। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं जंतु? तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू जो है हमारे दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिच्छू। स्टारफिश में चलन होता है, किसके द्वारा होता है? पहला है कोट पास से, दूसरा है सीलिया से, तीसरा है टांगों से या नाल पादों से। तो दोस्तों आपको पता है कोट पास से चलने का कार्य कौन करता है? अमीबा करता है। अभी पढ़ लिया आपने पहला प्रश्न। सीलिया पैरामीशियम हो गया। टांगों से और भी कोई चल सकता है, लेकिन नाल पाद द्वारा कौन चलता है? स्टारफिश। स्टारफिश का कार्य क्या है? नाल पाद द्वारा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्टारफिश में चलन होता है नाल पाद द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, सिलेंटेरेटा फाइलम का जंतु है। किस फाइलम का जंतु है? पहला है सी एनीमोन, दूसरा है स्पांज, तीसरा यूग्लिना, चौथा है टेप वर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, सी एनीमोन। इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अमीबा और पैरामीशियम हैं। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी हैं? पहला है एनिलीड के, दूसरा आर्थ्रोपोड्स के, तीसरा है सिलेंट्रेट के और चौथा है प्रोटिस्टा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7th का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमीबा जो होता है और पैरामीशियम होता है वो प्रोटिस्टा संघ के प्राणी हैं। किसके हैं? प्रोटिस्टा संघ के प्राणी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइलम प्लेंटी हेलमिन्थीस का जंतु है। पहला ऑप्शन है सी एनीमोन, दूसरा है स्पांज, तीसरा है यूग्लिना, चौथा है टेप वर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेप वर्म, यानी कि 8वें का डी इज़ द राइट आंसर है, टेप वर्म। प्रश्न नंबर 9 है, पोरीफेरा फाइलम का जंतु है। पोरीफेरा फाइलम का जंतु है। पहला है सी एनीमोन, दूसरा है स्पांज, तीसरा है यूग्लिना,
चौथा है टेप वर्म और पाँचवा इसमें है टप वर्म। वही टेप वर्म फिर से कर दिया था, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, टेप वर्म 4 तक ही देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है स्पॉन्ज। जो पेरिफोरा फाइलम जंतु होते हैं कौन होते हैं? स्पॉन्ज होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है एस्क्लेहेल मिन्थीज फाइलम का जंतु है। पहला ऑप्शन है पिन वर्ग, दूसरा है टेप वर्म, तीसरा है फ्लेट वर्म, चौथा है फ्लूक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है पिन वर्म। जो पिन वर्म है दोस्तों एस्क्लेहेल मिन्थीज नाम फाइलम जंतु के प्राणी हैं। प्रश्न नंबर 11 है आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा है जोक, तीसरा है मकड़ी, चौथा है एस्केरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, मकड़ी दोस्तों इसमें है, वो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 है कौन मोलस्क फाइलम का जंतु है? मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा है? केचुआ है, ऑक्टोपस है, कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का फाइलम जंतु का प्राणी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है उप फाइलम वर्टिब्रेटा का उदाहरण है। उप फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। पहला ऑप्शन डोलियोलम, दूसरा है मेंढक, तीसरा है ब्रांकियोस्टोमा, चौथा है पायरोसोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर मेंढक, उप फाइलम वर्टिब्रेटा। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है गिल्स के द्वारा सांस किसमें नहीं होता है? गिल्स के द्वारा सांस कौन नहीं लेता है? पहला ऑप्शन है टर्पीडो, दूसरा ऑप्शन है डॉगफिश, तीसरा है छिपकली, चौथा है सी हॉर्न। तो यहाँ पूछ रहा है कि गिल्स के द्वारा कौन सा सांस नहीं लेता है? पहला ऑप्शन देख रखा है टर्पीडो, दूसरा है डॉगफिश, तीसरा है सी हॉर्न छिपकली और चौथा है सी हॉर्न। दोस्तों जो पानी में रहते हैं वही अपना गिल्स के द्वारा सांस लेते होंगे यहाँ पे, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं लेता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिपकली बाहर आती है इसलिए ये अपने गिल्स से सांस नहीं लेती है। जबकि जितनी भी चीज़ें हैं सब टॉर्पीडो है, डॉगफिश है, ये सब पानी में रहती हैं और ये क्या करती हैं अपने गलफड़े या गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। प्रश्न नंबर 15 है गर्म रुधिर वाला जंतु है कौन सा है? गौरैया है, सांप है, मेंढक है या डॉगफिश है? तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे गर्म रुधिर वाला जंतु जो होता है वो कौन सा है? गौरैया है। इसमें से ए इज़ द राइट आंसर है गौरैया, स्पैरो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है शीत रुधिर वाला जंतु यानी ठंडे खून वाला जंतु कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है कबूतर, दूसरा है मेंढक, तीसरा है कौवा, चौथा है बकरी। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे जो मेंढक होता है कैसा होता है? शीत यानी कोल्ड रुधिर वाला, ठंडा रुधिर वाला जंतु होता है। और लेकिन और जो दे रखे जैसे कबूतर है आपका, कौवा है, ये बकरी, ये सब क्या है? ये सब गर्म खून वाले रुधिर प्राणी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 3 प्रकोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लाइंज लिजार्ड में, दूसरा है एनावास में, तीसरा है डॉगफिश में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। जो फ्लाइंग लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड जो उड़ने वाली पक्षी छिपकलियाँ होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है? 3 प्रकोष्ठ, यानी जो हम एक तरीके से अगर देखा है जो उभय प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी होते हैं, उनमें जो उनके हृदय होते हैं उनके 3 प्रकोष्ठ पाते हैं हृदय में, ठीक है। हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगर जो स्तनी की बात करते हैं जैसे मनुष्य है तो इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जैसे दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। इस प्रकार से 4 उपकोष्ठ किसमें पाए जाते हैं? स्तनियों में। उभयचर में 3 पाए जाते हैं, जैसे जो मछली वर्ग के प्राणी आते हैं, जो फिशेस हैं, उन फिशेस में 2 प्रकोष्ठ, हृदय में 2 प्रकोष्ठ ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है, फ्लाइंग लिजार्ड की बात करता है। लिजार्ड मतलब छिपकली होता है, फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली छिपकली। अगर उड़ रही है तो ज़मीन में भी तो आएगी, इसलिए क्या उभयचर के अंतर्गत आ रही है। और ये जब उभयचर के अंतर्गत आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे, ये बात को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? उल्लू में, दूसरा है चिंपांजी में, तीसरा है कुत्ते में या उपरोक्त सभी में।
अगर दोस्तों ये सब अपने स्तनपायी होंगे, अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे, तो उनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाया जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। चिंपांजी दूध पिलाता है बच्चे को, कुत्ते भी पिलाते हैं और उल्लू भी। इस प्रकार से 4 हृदय वाले यानी कि इसमें सभी चारों ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य भी इसके अंतर्गत आता है, जितने स्तनपायी होते हैं सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें 4 प्रकोष्ठ हृदय के पाए जाते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, इस प्रकार से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्तनधारी वर्ग का जंतु है। स्तनधारी वर्ग का कौन सा जंतु है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको हम स्तनधारी जंतु के अंतर्गत रखते हैं। पहला ऑप्शन है उल्लू है, दूसरा है चिंपांजी है, तीसरा कौवा है, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चिंपांजी है, चिंपांजी हमारा स्तनधारी जंतुओं के अंतर्गत आता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता ही होगा, इसमें कोई बताने का आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है एबेना, दूसरा होमो सैपियंस, तीसरा है पैंथेरालियो, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, वैसे इसको पढ़ा जाता है होमो सैपियंस सैपियंस, 2 बार सैपियंस सैपियंस लिखा जाता है, और होमो सैपियंस में थोड़ा सा इसको इटैलिक में लिखा जाता है और नीचे इसको थोड़ा सा वो एक अंडरलाइन भी लिखा जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक नाम होता है उनको इटैलिक में लिख करके अंडरलाइन भी किया जाता है, ये भी बात भी ध्यान में रखना है। और जो होमो सैपियंस सैपियंस 2 बार ये शब्द लिखा जाएगा अगर लिखना होगा तो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन में 21 है, द्विपदीय नाम पद्धति को शुरू किया था। पहला ऑप्शन है E.H. विकल ने, दूसरा है रॉबर्ट विटेकर ने, तीसरा है कोरोलस लीनियस ने, या चौथा ऑप्शन है डार्विन ने। नाम पद्धति की बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत किया था किसने किया था? कोरोलिनियस ने। कोरोलिनियस ने सबसे पहले नाम पद्धति की शुरुआत की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले दो नाम पद्धति किसने स्टार्ट किए थे? तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोरोलिनियस ने इसकी शुरुआत की थी। कोरोलस लीनियस। विटेकर से भी थे, विटेकर ने भी दिया था इन्होंने, लेकिन 5 नाम पद्धति को दिया था विटेकर जी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करा 2 पद्धति के, तो आपको कोरस लीनियस के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 22 है, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं जुड़े हुए पैर? एनेलिडा में, दूसरा है आर्थ्रोपोडा में, तीसरा है सेलेंट्रेटा में, या चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्थ्रोपोडा में फ्रेंड्स क्या होते हैं? जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अप्रत्यक्ष जननांगें पाई जाती हैं। अप्रत्यक्ष जननांगें किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में, दूसरा है एंजियोस्पर्म में, तीसरा है टेरिडोफाइट में, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो 23 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट में अप्रत्यक्ष जननांगें पाई जाती हैं। अप्रत्यक्ष जननांगें किसमें पाई जाती है? टेरिडोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसमें थैलस नहीं पाया जाता है? थैलस किसमें नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा है मांस में, तीसरा है कवक में, और चौथा है लाइकेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। मांस में दोस्तों थैलस नहीं पाया जाता है। अगर लाइकेन की यहाँ पे बात करते हैं तो लाइकेन हमारा एक क्या होता है? सहजीवी होता है, सहजीवी पौधा है। और ये क्या बताता है? प्रदूषण, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस एरिया में लाइकेन नाम का पौधा नहीं पाया जाता है वहाँ पे जो उसकी एयर होती है काफ़ी पॉल्यूशन होती है, काफ़ी प्रदूषित होती है। तो ये हमारा किसका बनता है? इससे हम लाइकेन से लाल लिटमस पेपर और जो नीला लिटमस पेपर होता है उसका भी निर्माण करते हैं। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहजीवी का कार्य भी करता है। ठीक है, शैवाल और जंतुओं के बीच की कड़ी होती है लाइकेन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सवाल है। पहला ऑप्शन है एस्प्रल जीलस का, दूसरा है पेनिसिलिनियम का, तीसरा है एगारिकस का, चौथा है यूलोथ्रिक्स का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, शैवाल हमारा क्या है? यूलोथ्रिक्स है। क्या है दोस्तों? यूलोथ्रिक्स हमारा क्या होता है? शैवाल कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 है, यूलोथ्रिक्स है एल्गी है, कवक है, टेरिडोफाइट है, या ब्रायोफाइट? तो अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में देख ही लिया था। तो जो शैवाल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? यूलोथ्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा एल्गी।
प्रश्न नंबर 27 है, ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। पहला है नील हरित शैवाल, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है लिवरवर्ट, चौथा है फर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी इज़ द राइट आंसर है। जो ब्रायोफाइटा का उदाहरण है लिवरवर्ट। प्रश्न नंबर 28 है, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण कौन है? पहला ऑप्शन है यूलोथेरिक्स, तो ये मान लो तो सवाल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है जीवाणु, तीसरा है लिवर फर्ट, चौथा है फर्न। तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? फर्न आता है। कौन सा फ्रेंड्स? फर्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म क्या है? हार्नवर्ट, दूसरा है फर्न, तीसरा है लिवर वर्ट, चौथा है साइकस। तो 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साइकस जो होता है दोस्तों वो जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंजियोस्पर्म है। पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा है हर्न वर्ट, तीसरा है फर्न, चौथा है मांस। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मटर। एंजियोस्पर्म क्या है दोस्तों? ये मटर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पेनिसिलियम सदस्य है। शैवाल का, कवक का, टेरियोफाइट का, चौथा है फेनरोगेम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। जो हमारा पेनिसिलियम है वो कवक का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटोजोआ है। पहला ऑप्शन है सी एनीमोन का, दूसरा है स्पंज का, तीसरा है यूग्लिना का, चौथा है टेप वर्म का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना का। प्रोटोजोआ हमारा किसका उदाहरण है? यूग्लिना का उदाहरण है। नग्न बीज पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म में, दूसरा है एंजियोस्पर्म में, तीसरा है टेरिडोफाइट में, चौथा है इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नग्न बीज किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, जीव बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में, दूसरा है एंजियोस्पर्म में, तीसरा है टेरिडोफाइट में, चौथा है इसमें सभी में। तो बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में। किसमें पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? मछली में, सांप में, मेढक में, छिपकली में। तो छिपकली और मेढक आपने जान ही लिया था, सांप और छिपकली के बारे में जानना है। तो आपको पता है यहाँ पे द्विकोष्ठी किसमें आता है? सरीसृप जो हमारे जलीय जंतु होते हैं उनमें द्विकोष्ठी जंतु पाया जाता है। स्तनियों को छोड़ करके जो स्तनपायी, कुछ स्तनपायी भी जलीयों के अंतर्गत आते हैं। और जो उभयचर होते हैं उनकी बात छोड़ो, उभयचर में 3 पाए जाएंगे। और 2 किसमें पाए जाते हैं? जो मछली वर्ग होते हैं, मत्स्य वर्ग होते हैं, उनके अंतर्गत उनके हृदय में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यानी कि 35 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मछली। प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सांप में, दूसरा है मेंढक में, तीसरा छिपकली में, या इसमें इन सभी में। तो त्रिकोष्ठी की बात करता है तो मेंढक में पाया जाता है, ये तो आपको पता है क्योंकि वो एक उभयचर प्राणी है। और सांप में भी त्रिकोष्ठी पाया जाता है, छिपकली में भी त्रिकोष्ठी पाया जाता है, इसलिए इन सभी में। तो ये सब हमारे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। मेंढक में गलत है क्योंकि मेंढक में 3 कोष्ठी की पाया जाता है, छिपकली में भी 3 पाया जाता है, मगरमच्छ में भी 3 पाया जाता है, तो उपयुक्त किसी में भी नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 है, 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मगरमच्छ, मनुष्य, कुत्ते या सभी में। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मगरमच्छ और क्रोकोडाइल अलग अंतर होता है ना। यहाँ पे मगरमच्छ दे रखा है तो मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठी पाया जाता है। इसमें 4 कोष्ठी हृदय मगरमच्छ पाया जाएगा। इसका सही कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। और अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर यहीं पे अगर ये मगरमच्छ ना दे करके क्या दिया होता है, अगर ये क्रोकोडाइल दिया होता है तो क्रोकोडाइल जो होते हैं हमारे वो उभयचर प्राणी होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, इनमें 3 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल अलग होता है, मगरमच्छ हमारा अलग होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में, मनुष्य में, कुत्ते में, उपयुक्त सभी में।
तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। कुत्ते में भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है और मगरमच्छ में भी पाया जाता है। यहाँ पे अगर क्रोकोडाइल लिखा होता तो गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं लिखा है। और मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, पक्षी वर्ग का जंतु नहीं है। कौन नहीं है? मोर नहीं है, चमगादड़ नहीं है, कबूतर नहीं है, गौरैया नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा पक्षी वर्ग का जंतु नहीं है। तो पक्षी वर्ग का अगर बात करते हैं तो जो चमगादड़ होता है दोस्तों, ये क्या होता है? स्तनपायी होता है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। तो ये हमारा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। किस में आता है? स्तनी के अंदर आता है, स्तनी के अंतर्गत आता है, यानी कि स्तनपायी पाया जाता है। एक ही पक्षी जो है कि स्तनी कहलाता है, वो है हमारा चमगादड़। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 39 का बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा जो चमगादड़ है वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ये स्तनी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 40 अंडज है। अंडज की बात करता है तो मछली, मेंढक, सांप, ये सभी। तो ये सभी दोस्तों आपको पता है सभी अंडे देने वाले होते हैं। जो अंडे देने वाले उसको अंडेज बोलते हैं, यानी कि मछली भी अंडा देती है, मेंढक भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? अंडेज हैं। प्रश्न नंबर 41 है, शिशु को जन्म देते हैं। कौन देते हैं? स्तनपायी देते हैं, दूसरा है सरीसृप देते हैं, तीसरा पक्षी, ये सभी। तो पक्षी ज़्यादातर क्या दोस्तों अपने ये सभी क्या होती है? पक्षियाँ जितनी होती हैं पक्षी वर्ग में सभी क्या है? अंडे देने का कार्य करती हैं। सरीसृप भी अंडे देते हैं। स्तनी जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? अपने शिशु को जन्म देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। स्तनपायी जो होते हैं अपने शिशुओं को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।